वेलकम, स्वागत है। मैं तेरा मेहमान के पहले एपिसोड में। और आज मैं मेहमान हूं अपने एक दोस्त का, जिनका नाम है मानव। पहले तो मैं निहाल को बहुत बधाई देता हूँ। मैं हमेशा से इसके पीछे पड़ा रहता था कि यार ये तुम्हें करना चाहिए चालू। तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ अपने घर में। और चाय आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। आपको पता है, मैं असल में, और ये मतलब फैक्ट है कि मैं किसी और की चाय नहीं पीता हूँ। अरे वाह। मैं जनरल में आया भी तो मैंने यही बोला ना कि दादा मैं आपकी चाय पसंद करता हूँ। मुझे चाय आपकी बहुत सुंदर लगती है, हल्की सी दूध, हल्का। मीठा बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत सुंदर चाय है। थैंक यू सो मच। दादा, अपन जो बात करेंगे ना, वो हमारी बातचीत सिर्फ यात्राओं के बारे में। क्योंकि मुझे याद है कि इससे पहले जो हमारी बातचीत हुई थी, ऐसे ऐसे तो हम कई सालों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले हमने उत्तराखंड के पहाड़ों में, सोना पानी में, अथाह नशे में अथाह नशे में एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था। हाँ। और उस समय मैं आपसे नया नया ही, हमारी मुलाकात भी ऐसी नई नई थी, लेकिन उस समय भी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारा निकल कर आया था। और वो पहाड़ों में थे, बिल्कुल ही रात के ऐसे कुछ 10 बजे के आसपास। वहाँ पीछे फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है और हम दोनों बाहर बैठे हैं और एक कॉन्वर्सेशन की थी। तो ये जो 10 साल का सफ़र है, एक जर्नी है जिसमें मैं देखते रहा हूँ कि क्या रहा क्या नहीं रहा। आप इसको कैसे देखते हैं, अगर हम इस सिर्फ 10 साल को ऐसे देखना चाहें? यानी मेरे हिसाब से 10 साल बहुत ऊपर नीचे हुआ, बहुत सारा जीवन में इधर उधर हुआ। लेकिन असल में वो होता ना कि मुझे लगता है कि एक उम्र का मैं खुद भी इंतज़ार कर रहा था। मैं जैसे चूहल एक नाटक में एक संवाद है जो एक तो मेरे को लगता है कि मेरे बड़े दिल से निकला है कि मैं बूढ़ा होना चाहता था। मैं बहुत समय से बूढ़ा होना चाहता था। मैं वो एक उम्र पे पहुंच जाना चाहता था जहाँ से ना मैं खुद ही हल्का जी सकूं। और जब तुम मुझसे 10 साल पहले मिले थे, मैं बहुत सारी जगह बेकार में अपने पैर फंसाया हुआ था। मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि मैं ये भी शायद कर सकता हूँ, ये भी शायद और मैंने सब कुछ करके देखा। फिर मुझे समझ में आया कि ये सब जो है, जो जो एक तरह की काई जो तालाब पे जमी हुई है, उसको सरकाने में टाइम लगता है। मतलब हर आदमी को अपना अपना टाइम लगता है, हर आदमी अपना समय लेता है। मैंने कुछ ज़्यादा समय लिया और वो सरकाते सरकाते फिर मुझे समझ में आया कि मुझे असल में 2-3 चीज़ें बेहद पसंद है, जिसको मुझे लगता है कि मैं उस समय अपने अगल बगल के कुछ भी भूल जाता हूँ। जैसे जब मैं लिखता हूँ, जब मैं यात्रा करता हूँ, या जब मैं अभिनय करता हूँ, या जब मैं निर्देशन करता हूँ। ये तो 3-4 चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इस समय ही एक ऐसी चीज़ है जब मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो उस तक जब आपको समझ में आता है, फिर आप बाकी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। क्योंकि इसके अलावा मुझे और बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब मैंने कुत्ता भी पाल के देखा है। मतलब मुझे बहुत पसंद है कुत्ता, लेकिन उसको मैं कितना निभा पाऊंगा ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने कोशिश की, 4 दिन रखा। हाँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बहुत प्रेम में हूँ और मेरी यात्राएं, मेरा सब कुछ इससे सेक्रीफाइस हो जाएगा। बिल्कुल। और अंत में मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए आया हूँ और कुछ समय चला जाऊंगा। तो इस हिसाब से हम सब यात्री हैं। हाँ। तो मैं उसके ट्रूथ पे रहना चाहता हूँ, मैं यात्रा पे रहना चाहता हूँ। तो मैं और यात्रा करना चाहता हूँ, यात्रा के अंदर की यात्राएं करना चाहता हूँ। तो आई थिंक मैं ट्रैवलर हूँ, जो फर्स्ट हूँ, एंड देन मैं बाकी सब चीज़ें उसके बाद हैं। यात्राओं से, आप जब कोई कहता है ना कि यात्राएं हैं, तो यात्राओं से मतलब एक तो हमारा एक फिजिकल, मतलब एक जो सिंपलिस्टिक ऑन फेस वैल्यू यात्राओं का मतलब है कि हमने ट्रैवल बहुत किया। हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ के टिकट कटाए, हम यहाँ पहुँच गए, वो एक यात्रा होती है। और एक यात्रा होती है जो जीवन की यात्रा है। मेरे ख्याल आप जीवन की यात्रा की भी बात कर रहे थे। लेकिन रिविजिट किन जगहों को, किन चीज़ों को आप करना चाहते हैं, करते रहे हैं? जैसे कोई एक जगह आपको पसंद आई, तो कौन सी जगह आपको अगर कोई बोलो कि यात्रा करनी है और रिविजिट करना है, क्योंकि ये बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग है। हाँ, बट मुझे लगता है रिविजिटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर। रिविजिटिंग इसलिए सुंदर है, ये वैसी है कि जैसे मुझे नहीं पर्सनली पसंद है घर में किताबें रखना, मुझे नहीं पसंद। लेकिन मुझे हमेशा पसंद है कि जब मैं बहुत बुरी तरह एक किताब पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मेरी किताब पढ़ने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा जब होती है, तब मैं वो किताब पढ़ता हूँ जो मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ। तो मैं रिविजिट करता हूँ और तब मैं इतने सम पे उसको पढ़ता हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ जैसा, जबकि मेरे को मार्किंग तक दिखती है कि मैंने ये पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ। तो ये बार बार जो पढ़ना है कि किताब को, और उसमें भी नयापन रहना, और उसको एक तरीके से ऐसा लगता है पुराने मित्र से फिर मिले। तो ऐसी कोई शहर होता है जो आप पे एक तरीके का असर कर चुका होता है, जब आप उसके पास फिर से जाते हैं ना, मैं सच बोल रहा हूँ,
मैंने कई बार अपनी आंखें गीली होते देखी हैं जब मैं किसी शहर में वापस गया हूँ और मुझे लगा ये कितना इंतजार कर रहा था या मैं उसका कितना इंतजार कर रहा था। तो एक तरीके से अजीब सा एक फिर उसके उसी मोमेंट पे आप जाते हो, उसी सुबह में उसी जगह एक चाय पीने की कोशिश करते हो। ये मेरे शहरों से, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं ना लोग भूल जाता हूँ, मुझे स्पेसेस हमेशा याद रहती हैं। जब मैं बारामूला खोजाबाग भी जब गया था वापस 27 साल बाद, हाँ ये हमारी बातचीत हुई थी। हाँ, उसके एक एक कोना जब मैं गया था, मैं उसको स्केच कर सकता हूँ पूरी कॉलोनी को, पूरी की पूरी कॉलोनी को। बस गलती ये थी कि 27 साल का जो मेमोरी थी उसमें वो स्पेस बहुत बड़ी हो गई थी। हाँ। क्योंकि मैं जब गया तो लगा कि मिनिएचर क्यों है ये हर चीज मिनिएचर क्यों हो गई है, मेरा घर इतना छोटा क्यों है, जबकि मेरे दिमाग में था कि बड़ी गली के आखिरी कोने में मकान था, क्योंकि गली के कोने में मकान बड़ी ये सुंदर बात है। बट ये कितना रिलेटेबल है कि हम सभी के जो बचपन की मेमोरीज हैं और जब हम उन मेमोरीज को रिविजिट करते हैं तो वो असल में स्पेस, और हमें उसका अंदेशा होता है कि ये ऐसा था ऐसा होगा, उसकी एक स्केच हमारे दिमाग में होती है और वो हर चीज मिनिएचर बन जाता है, वो पता नहीं क्यों। लेकिन वो तुमको पता सबसे सुंदर बात क्या है स्पेसेस जो मेरे को हमेशा अट्रैक्ट करती है, वो बोलती नहीं। हाँ जो ह्यूमन बीइंग है ना, जैसे आपके पुराने दोस्त, वो बोलते हैं बिल्कुल, और बदल जाते हैं। आपके मेमोरी में जो जैसे कोई पहाड़ है, आप 10 साल बाद उस पहाड़ पे जाते हो, पहाड़ वही है और वो शांत वो बदल चुका होगा, लेकिन वो आपके बदलाव के साथ बदला। तो आप जब बदल के वहां आते हो तो आपको बदला हुआ दिखता है, लेकिन उतना ही जितना आप बदले हो, तो वो अभी भी आपका दोस्त है। जबकि लोग बहुत बदल जाते हैं और जैसे ही वो आपसे बात करते हैं आपको लगता है नहीं नहीं, ये तो मेरे सपने में नहीं आता था, ये आती थी, वो सपने में तो करेक्ट बात हो रही थी। तो आपको क्या होता है ना कि लोगों से अटैचमेंट बहुत मुश्किल है, मेरा खासकर, बाकी लोगों का होगा, मेरा स्पेस से अटैचमेंट बहुत ज्यादा बहुत ही। जैसे मुझे पता, मैं जब न्यूयॉर्क गया था एक बार, मेरे को इतना अच्छा लगा था वहाँ जाके, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वहाँ पहुँचा, मेरे को प्रेम हुआ, और आपको एक सिटी एक अलग तरीके से आप देखते हो उस प्रेम के चक्कर में। मैं वापस गया, मैं 5 बार लगातार गया वहाँ वापस। हाँ, 5वीं बार जब मैंने उसको एग्जॉस्ट कर लिया, जब मैं सिटी में बैठा था, मेरे को आज भी याद है कि मैं कोलंबस एवेन्यू पे वॉक कर रहा था, मैंने कहा अब मैं बोर हो गया, अब मैं नहीं आऊँगा, और उसके बाद में नहीं गया। फिर मतलब ऐसा हुआ कि यात्रा भी नहीं बनी और मैं गया। तो हर शहर का रिविजिट करना, मुझे लगता है कि आप कहानी वहीं से शुरू कर रहे हो जहाँ छोड़ के आए थे, और बहुत सुंदर है। जैसे जो हमारी पिछली बातचीत हुई थी ना 10 साल पहले, उसमें बहुत सुंदर बात आपने कही थी, क्योंकि मैं उसको, और वो पता नहीं कैसे उस कॉन्वर्सेशन से वो बात मेरे साथ रह गई, और वो ये थी कि हमारा जीवन सभी आश्चर्यों का सामान्य होता जाना। हाँ बिल्कुल। और ये अभी जब बात कर रहे हैं ना कि जगह पे जाना, पहली बार हम कहीं जाते हैं तो हमें एक आश्चर्य होता है, हम दोबारा जाते हैं वो आश्चर्य थोड़ा कम होता है, और धीरे धीरे हमारे वो आश्चर्य सामान्य हो जाता है। ये कितनी सुंदर बात है ये अपने आप में, और ये जगहों के साथ, ट्रैवल के साथ बहुत ज्यादा जाता है। ट्रैवल के साथ में हर चीज ये बहुत ही मतलब वो है। पता है वो असल में क्या है कि हम जब हमारा जो किसी भी नए का, जैसे पूरा सोशल मीडिया क्यों थ्राइव करता है, क्योंकि हम हमेशा किसी नए से मिलना चाहते हैं। किसी कोई एक है जो वहाँ है और जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो कि यही तो था जिसका इंतजार कर रहा था। तो सोशल मीडिया थ्राइव करता है लोगों से, क्योंकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने तरीके के लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों को आप खोज रहे होते हैं लगातार। वैसे ही जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमारा जो आँख खुलती है, और एक कहते हैं ना बच्चे की आँख बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को पहली बार देख रहा है, पहली बार आश्चर्य, पहली चीज़ है। तो हमारी ना वो एक मेमोरी में आदत है कि हमारा जो मनोरंजन है, हाँ, वो पहली बार किसी का दिख जाना है। वो मनोरंजन के लिए हम भागते हैं कि पहली बार। तो जैसे हम कोई फिल्म पहली बार देखते हैं कि अरे ऐसी भी फिल्म बन सकती है, हमारे बचपन का आश्चर्य ये मेल खा जाता है, वो चिपक जाता है कि यही तो था जो खोज रहा था, जिसमें मुझे पहली बार का आश्चर्य लगे। पहली बार झूले पे बैठना, पहली बार रोलर कोस्टर राइड लेना, पहली बार एक सिनेमा देखना, पहली बार 3D फिल्म देखना, पहली बार एक हवाई जहाज में बैठना, पहली बार किसी एक विदेश में लैंड करके आप पहली बार एक बड़ी बिल्डिंग को ऐसे देखते हो, यही तो था वो, ना। तो वो जो वाव है उसी को हम चेस कर रहे हैं चाहे। इसलिए मेरे ख्याल से लगता है कि आपको आपका जो दैनिक जो जीवन है, जो मंडेन लाइफ है, वो अजीब सी बोली, क्योंकि वो एक पैटर्न का हिस्सा, हर चीज़ को आप पैटर्न डालना चाहते हैं। खुशी को आप पकड़ के घर में लाना चाहते हो, ताजमहल देखते हो बोलते हैं मेरे घर में क्यों नहीं है। तो हर चीज़ को आप घर में लाना चाहते हो, कि उसको सामान्य का हिस्सा बना दोगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हर बोरिंग चीज़ आपको अपनी लगती है और हर एक्साइटिंग बाहर है।
तो आपका तो लाइफ ही पैराडॉक्स है ना, क्योंकि आप हर चीज को बोरिंग कर दोगे तो वो घर हो जाएगी, बिल्कुल। और जो चीज बाहर है जो आपके हद से परे वो एक्साइटिंग है। तो आपका पूरा संघर्ष ये है कि हर एक्साइटिंग को बोरिंग करना है। तो ये तो बहुत रिडिकुलस लाइफ है ना। तो आई थिंक यात्रा आपको वो बताती है कि एक्साइटिंग को वहीं रहने दो, आप उसको छू के उसमें से होके गुजर जाओ, उसको घर मत लाओ, उसको सामान्य मत बनाओ, पर उसके हो सके गुजरते रहो और नई जगह से गुजरो। आपका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, बाय द टाइम आप सब जगहों सारे आश्चर्य को देखोगे। और हम शायद सारे आश्चर्य को ना भी देख पाए, नहीं भी देख पाएंगे, जैसे सारी किताबें हम कभी नहीं पढ़ पाते। सारी फिल्में हम कभी नहीं देख पाएंगे, सारे लोगों से जो शायद एकदम हमारे जैसे हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए शायद राइटिंग मेरे लिए बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं उन सब कुछ कर देता हूँ, मैं उन सब लोगों से मिलना चाहता हूँ जो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा, जो शायद है भी नहीं, लेकिन राइटिंग में सबसे मिल लेते हैं। क्या राइटिंग, जैसे कि आप अब तो लगातार लिख रहे हैं, और मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन आपसे था एज अ राइटर था। मैं कॉलेज में था, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके नाटक होते थे, और मुझे लगा कि ये एक आदमी है जो कुछ अलग लिख रहा है। मैं बहुत ही यंग था, और मतलब मैं आपसे मिला था, एज अ फैन मिला था सबसे पहले। लेकिन इस पूरी राइटिंग को क्या इतने सालों से, क्योंकि करीब 20 साल से तो आप लिख ही रहे हो, करीब करीब। मतलब मैंने पहला नाटक 2003 में लिखा था, तो 18 साल। 18 साल। 18 साल। अब मैं बूढ़ा महसूस कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 18 साल में क्या राइटिंग एक स्केप है क्या? नहीं, वो चालाकी है। मुझे लगता है राइटिंग, जो मैंने कहीं कहा भी है कि जो जो हमको दिया गया जीवन है ना, जितना भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग जीने का, वो कुल मिला के बहुत लिमिटेड है और बोरिंग है। राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप चालाकी से ज़्यादा जी के आ जाते हैं, आप ज़्यादा जी के आ जाते हैं। जैसे मैं अंतिमा लिख रहा था, मैं उस वर्ल्ड में लॉकडाउन में था, और मैं लॉकडाउन मैंने इतना एंजॉय किया बिकॉज अंतिमा में लिख रहा था, और मैं दूसरी दुनिया में था, मैं बार बार वहाँ जाता था और लगता था कि मैं कहीं ट्रैवल करके आया हूँ। तो ये चालाकी है, ये धोखा है लाइफ को देना, और मुझे लगता है ये एक सुंदर धोखा है, क्योंकि उसके बाद आपको वो दुनिया आप अपने किताब के रूप में अपने हाथ में रख सकते हो कि हाँ ये मैं जी के आया था। आप हिस्ट्री, मतलब एक तरह से एक मोमेंट में आप जाते हो, हाँ, और वो कैप्चर आप कर रहे हो राइटिंग में, और आप जी रहे हो। आप मैं कुछ भी वो नहीं लिखता हूँ जो मैंने जिया नहीं है लिखते समय, जबकि फिक्शन है सब। और दूसरा ये कि जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आपको लगता है आप ही की लाइफ है, और मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु काश मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग होती। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखूँ आप एक पन्ना नहीं पढ़ पाओगे, इतनी बोरिंग है। तो मेरी लाइफ बोरिंग है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग सो मच, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सो मच। माय लाइफ इज नॉट एक्साइटिंग, मतलब even किसी की I differ on this that your life is not exciting because I know, मतलब देखो क्या है कि अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुए हैं लोग। मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट हुआ करता था, और तब भी आप मेरे फेवरेट फोटोग्राफर हुआ करते थे, क्योंकि आप सुंदर फोटोग्राफी करते हो। आप जहां भी जाते हो आप बहुत सुंदर तरीके से उस जगह को कैप्चर करते आए हो, अपनी राइटिंग में, अपनी फोटोग्राफी में। और वो मतलब वो जीना है, वो एक्साइटिंग तो है। मेरी आंखें राइटर की हैं, लेखक की आंखें, मेरी आंख फोटोग्राफर की आंख नहीं है, तो वो क्या होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। बट चूंकि That makes it more exciting. हाँ, तो मैं हमेशा हर स्पेस को एक कहानी के रूप में देखता हूँ। मुझे अगर एक पेड़ दिखता है तो मुझे हमेशा उसकी कहानी दिखती है, मुझे पेड़ सिर्फ नहीं दिखता, तो अधिकतर मैं वो कहानी खींच रहा होता हूँ। हाँ, तो पहाड़ भी मुझे एक अथाह कहानी दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो वाली आई है, सो ऐसा। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो मैं ऐसे सोचते सोचते कभी सोचता हूँ कि ये जो पूरा लॉकडाउन का फेज था, जहाँ पे हम सभी का जीवन पे एक पॉज आया, उस पॉज को अगर अब हम रिफ्लेक्ट करें कि अब हम उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, अब हम दुनिया में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए अब काफ़ी कुछ है, बहुत ताज़ा है। मतलब इस बात को बीते हुए अभी गया, मतलब बीते बीते भी नहीं बीता है, बीते बीते भी नहीं बीता है, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम शायद लॉकडाउन में ही हैं और नहीं भी हैं। तो उसको अगर रिफ्लेक्ट करें तो आप अपना लॉकडाउन कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी यात्राओं पे तो पॉज था। हाँ, लेकिन मैं लिख रहा था, मैंने अपने नाटक एडिट किए जो पब्लिश होने के लिए तैयार हैं। मैंने शॉर्ट स्टोरी एडिट करके पब्लिश की, चलता फिरता प्रेत। फिर मैंने पूरा नॉवेल लिखा, पब्लिश किया अंतिमा। मैं अपनी कविताओं पे काम करने लगा, जो अब मैं शायद रिलीज 7वीं किताब आ रही है, 7वीं किताब। तो मुझे लगता है कि ये तो ब्लेसिंग है एक लेखक के लिए। आप उसको बोल दो कि अब तुम घर से नहीं निकलोगे, उनका वाओ। तो मुझे तो कभी लगता था जब मैं गरीब था, मतलब गरीब मतलब बहुत कम पैसे होते थे मेरे पास, मैं एक छोटे कमरे में था, तो मुझे लगता था यार ऐसा कुछ क्राइम करूँ कि जेल हो जाए, और जेल में मुझे बस एक पन्ना और पेन दे दें, खाने को मिलेगा, बैठा रहूँगा और लिखता रहूँगा।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि कम से कम पैसा कमाने का जो वहां हुआ है उससे दूर रहूंगा। तो ये मेरे ऐसा विचार आता था, तो मुझे लगा ये तो गजब जेल है कि सभी बोल रहे हैं कि आप घर से नहीं निकलोगे। मैंने कहा वाह, यही तो मैं चाहता था, क्योंकि मैं सामान्य लाइफ मेरी लॉकडाउन जैसी है। मैं इवनिंग वॉक करता हूँ, दिन भर घर में रहता हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा था। मैं लॉकडाउन में वॉक रोज करता था शाम को। और तो मेरे लिए था कि और अच्छा खाली रोड, कम ह्यूमन बीइंग दिख रहे थे, मुझे और मजा आ रहा था। तो इट वाज नॉर्मल फॉर मी, बट ऑल्सो बिकॉज कम था और आप निकल नहीं सकते हो, ये भी था, तो घर बैठ के लिखो। और मुझे याद है कि आप ना 2 साल या 2.5 साल पहले आप यूरोप के एक लंबे टूर पे थे। मेरे ख्याल 2.5 साल पहले ऐसा कुछ रहा होगा ना। नहीं नहीं, ठीक 1 साल पहले, मतलब जब लॉकडाउन में मैं था, हाँ। तो वो नॉवेल लिखने का आइडिया वहां से आया जब मैं फेसबुक पे पोस्ट देखने लगा, लास्ट ईयर यू वर इन यूरोप इन शेलॉक्सॉन इन पेरिस। मैंने कहा यार ये कैसा हो गया, क्या पिछले साल मैं पेरिस में था और इस साल मैं घर से नहीं निकल घर से सकता। निकल नहीं सकता। हाँ, तो आइडिया आया कि पिछले साल यात्रा बाहरी थी जो मैंने लिखी, बहुत दूर कितना दूर था, क्यों ना मैं उल्टी यात्रा करूं, और इसलिए अंतिम आया। नहीं, इसके अलावा एक बार और था जब आप यूरोप के ट्रैवल पे थे और आप उन जगहों पे गए थे जहाँ पे आपके फेवरेट राइटर्स का घर था। हाँ, वो एक ट्रैवल था। वो मतलब एक्चुअली वो ये एक तो इसमें ही था। पेरिस में मैं बहुत दूर, कितना दूर होता है जो मैंने लिखी, पेरिस में मैं कामू सात्र और पिकासो, ये सब जो वो एक ही जगह रहते थे, जहाँ पे मैंने एक सस्ता कमरा लिया था। और मुझे पता लगा अरे ये तो पेरिस का सस्ता एरिया था जहाँ एक्चुअली सारे बड़े आर्टिस्ट रहते थे। तो मेरे से 5 मिनट की दूरी पे कामू ने स्ट्रेंजर लिखा था, पीछे पिकासो ने पहली बार क्यूबिज्म वहीं डिस्कवर किया था। साथ थोड़ा सा अमीर जगह रहते थे नदी के उस पार। लेकिन ये अपने आप में है ना कि उस जगह पे जाना एक टाइमलेसनेस नहीं है आप, हाँ, और खासकर यूरोप है ना। मतलब जैसे हम लोगों को प्रिजर्व करना नहीं आता कुछ भी। वैसे मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शिमला गया था और निर्मल वर्मा के जो घर पे जहाँ उन्होंने लालटेन की छत लिखी थी, वहाँ गया था, तो मैं रुआंसा हो गया था, क्योंकि मैं कैसे हो सकता है कि निर्मल वर्मा जितना बड़ा लेखक, उसके अपने घर को प्रिजर्व नहीं किया आपने वो एक बोर्ड लगा था, वो भी गिरा हुआ था, और बगल में जिस घर में वो रहते थे वहाँ कोई और निकला कि उन्होंने खरीद लिया था, और बोला हाँ यहाँ ये इनका नाम लेते बहुत लोग आते हैं, आप अंदर नहीं आ सकते लेकिन आप देख सकते हैं। मैं उस घर को जीना चाहता हूँ, मतलब क्यों नहीं प्रिजर्व है वो, क्यों लालटेन की छत वाला मकान एक लिटरेचर का गढ़ नहीं है। तो जब आप यूरोप जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा सुखद ये होता है कि आप किसी बिल्डिंग से गुजर रहे होते हो और अचानक एक छोटे से कैप्शन पे आपको होता है कि ये पर्टिकुलर ये कंपोजर यहाँ इस चौथे माले पे रहते थे, और आप वहाँ एक हार्ट बीट स्किप हो जाती है, आपको लगता है ये था क्या, यही था क्या वो घर। और जैसे एक जगह मैं गया था तो वहाँ काफका के पिताजी यहाँ आए थे। अब ये बात कितनी अजीब है, आपको लगता है, जैसे मुझे याद है कि मैं जब पहली बार दिल्ली में नाटक कर रहा था, और दिल्ली में मैंने कहा कि मुझे बल्ली मारा जाना है, मुझे मिर्जा गालिब का घर देखना है। तो संडे का दिन था और मैं निकल गया अकेले, और मुझे पता नहीं था, दिल्ली में शुरू में जाना हुआ था, तो मैं यंग भी था बहुत। तो मैं संडे गया, वहाँ पहुँचा तो किसी ने रिक्शा बोल दिया कि रिक्शा ले लो, वहाँ से रिक्शा जाएगा अंदर। तो मैंने रिक्शा में बैठा था, मैंने कहाँ जाना है, बल्ली मारा। मैंने कहा बल्ली मारा है वो गली कासिम है, वहाँ पे जाना है। तो बल्ली मारा में हम गली में घुसे, संडे था तो दुकानें बंद थी, कुछ ही दुकानें खुली थी। तो अचानक मुझे लगा मैं किसी पास्ट में चला गया। फिर मैंने एक से पूछा क्यों, वो गालिब साहब कहाँ रहते हैं? तो वो जो नाई था वो बाल काट रहा था, उन्होंने कहा अरे गालिब साहब वो आगे जाके नुक्कड़ पे ना उसी बगल में रहते हैं। और मुझे लगा मैं एक्चुअली जाऊंगा तो वो दिख जाए। तो वो क्या होता है ना कि थैंक गॉड ये थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा बचा है, कहीं बचा है, कुछ बचा है, कुछ है। और मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं ये कैसे देख पाएंगे कि क्या था। और वो था, वो आदमी नहीं था, वो माहौल था। वो यूरोप, लंदन या फिर आप बाहर के लोगों का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर स्पेस उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ। तो मैं आप सोचो आज से 100 साल बाद कोई अगर इस तरफ आएगा और कहेगा कि यार ये यहाँ एक कॉलोनी हुआ करती थी, यहाँ रहते थे और यहाँ वॉक करके यहाँ लिखता रहा। हाँ, अगर मान लो ये इसका छोटा सा भी वो ले पाएंगे इसका माहौल क्या था 100 साल बाद, तो आपको पता लगेगा ना क्यों लिखा है ये इस जगह का माहौल क्या था। जैसे आप टैगोर पे जाते हो तो ना, आप कलकत्ता जाते हो आपको रे दिखता है, आपको टैगोर दिखता है, आपको सब दिखता है। थैंक गॉड कलकत्ता समहाउ बचा हुआ है, लेकिन कितने समय बचा रहेगा हमको पता नहीं पता। तो मुझे हमेशा लगता है कि आने वाली जनरेशन
टेस्ट पढ़ने से नहीं आएगा, वो माहौल भी तो है। वो उस नुक्कड़ की चाय जब जिक्र होता है तो वो नुक्कड़ की चाय का टेस्ट तो चाहिए, वो नुक्कड़ तो चाहिए, नो। तो ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो प्रिजर्व की बात नहीं है, हम लोग जो वो रोकते नहीं है, छोटी चीज को हमको रखना चाहिए बचा के, क्योंकि वरना तो कहानियों में वही है कि जब शेर सारे खत्म हो जाएंगे तो हम उनको चित्रों में देखेंगे कि ऐसा एक जानवर हुआ करता था। तो अगर आपकी आज से 100 साल बाद अगर कोई डिस्कवर कर रहा होगा मानव को, तो वो क्या लगता है कि वो पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा? बिल्कुल, वो उसकी लाइफ होगी। मे बी वो मेरे को बोलेगा कि अथा बोरिंग आदमी है, क्या फालतू चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, 100 साल पुराना लिटरेचर, खराब लिटरेचर। बट आप कुछ भी अज्यूम करके तो लिखते नहीं हो, आप वो लिखते हो कि बिल्कुल नहीं। आप वो लिख दो जो इस वक्त की मेरी स्थिति क्या है। जैसे मुझे याद है 10 साल 15 साल 20 साल पहले शायद जो मैं सोचा करता था वो अब का, लेकिन मुझे लगता है कि वो थैंक गॉड मैं हमेशा एक भाव पे रहा, मैं इंसिडेंट पे नहीं रहा। तो भाव हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इंसिडेंट जो है वो खत्म हो जाता है इंसिडेंट ना, उस साल के साथ, उस समय के साथ। तो मैंने इंसिडेंटल जो है राइटिंग नहीं की है, मैंने उसकी फीलिंग पर राइटिंग की, मैंने उस भाव को पकड़ने की कोशिश की है हर जगह। तो इसलिए थोड़ा राइटिंग की थोड़ा सा एक टाइम है, उसको कुछ समय तक जिंदा रहेगी, ये नहीं। हाँ मतलब जानते तो हम कुछ नहीं, जानते तो हम कुछ नहीं, ये तो मतलब ये है कि जैसे जानते हैं, जैसे फिलिप स्कूटर वाला आदमी है, वो एक फादर और उसके बेटे और एक लेखक की वहाँ पर की कहानी है। मुझे नहीं लगता ये फादर और बेटे का जो संबंध है वो पिछले 200-300 सालों में बदला है। मतलब हाँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कभी बदलती नहीं है, उसके साथ आपका जो इंटरप्रिटेशन है उसमें आप कहीं भी जा सकते हो, वो स्टिल गोना बी रिमेन लाइक ऑथेंटिक और अभी का ऐसा रिलेवेंट, काफी रेलेवेंट। और इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे कि शक्कर के 5 दाने जो आपके पहला नाटक है, जो मेरे ख्याल से 18 साल पहले आपने लिखी होगी, राइट? तो 2003 में लिखा, 18 साल, वो कितना, अभी भी मैं उसको पढ़ता हूँ कभी, और कभी मैं देखता हूँ ऐसा कुछ, कभी ऐसा हुआ किसी कारण से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उतना ही रेलेवेंट मुझे आज भी लगता है। वो इरेलेवेंट मेरे लाइफ टाइम में तो शायद नहीं होगा, और स्पेशली हम जिन जगहों से आए हैं। और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो इरेलेवेंट वाली हो, उसमें एक बात है, एक भाव है, एक वो कोमलता है, वो तो कहाँ खत्म होती है। हम लोग जब तक ह्यूमन बीइंग जिंदा है, रोबोट्स ना टेक ओवर कर ले। हाँ, तब तक तो रहेगा, जब तक तो रहेगा। वो अलग ही एक फेज में जब हम जाएंगे तभी वो शायद वो भाव से हम बाहर निकलेंगे। रस्किन बॉन्ड से आपकी मुलाकात, क्योंकि मुझे पता है रस्किन बॉन्ड आपको बहुत पसंद है, और मुझे पता है कि मैं जब बिल्कुल कॉलेज में था, जो हमारी मुलाकात हुई थी, कॉलेज से निकला ही था मैं, आपने बोला था रस्किन बॉन्ड को खूब पढ़ना। मैंने हल्का फुल्का पढ़ा था, बोला कि रस्किन बॉन्ड के ना सब कुछ पढ़ लो, रस्किन बॉन्ड इतना बढ़िया राइटर है, हमारे यहाँ पे मिला जुला के कुछ ही तो अच्छे राइटर है। और रस्किन बॉन्ड के साथ मैं देखता हूँ कि आप ऐसे चिल कर रहे हो। नहीं, चिल भी मतलब इस तरीके से हुआ कि मैं लैंडोर गया हुआ था और मुझे लगा कैसे मिला जाए, तो मैंने वो किया जो सब मेरे साथ करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर उनको डीएम कर दिया और लिखा कि मैं राइटर हूँ, मानव कौर हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं लैंडोर में रह रहा हूँ और मैं हूँ अभी 10-15 दिन, आप कभी भी जवाब। और मुझे पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जवाब दे नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे लोगों से। लकीली 3 दिन बाद उनका जवाब आ गया और उनका कि आप मेरे बेटे से सिद्धार्थ से कांटेक्ट करें, और मिले। और मैंने फ़ोन किया, मैं गया, तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था, और जब हमने बातचीत चालू की तो वो तो फिर हमारी बातचीत चलती रही। क्योंकि अब मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि किसी राइटर को उसी की राइटिंग कोट करना, तो मैं रेजिस्ट कर रहा था कि मेरे को ना बोलूँ कि ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा, या उसमें आपने ये लिखा, उसमें आपने ये लिखा। फिर मैंने नहीं, मानो जस्ट टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट व्हाट ही लाइक्स टू ईट, टॉक अबाउट कि वो क्या उनको पढ़ना पसंद है, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आजकल, नया क्या लिख रहे हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मैंने इस लॉकडाउन में अब तक का सालों का सबसे ज़्यादा लिखा है। तो मैं बड़ा खुश हो गया इस बात से कि मैंने भी लिखा। फिर मैंने उनको अपनी उपन्यास दिखाई कि ये मैंने लॉकडाउन में लिखी थी, उनको उपन्यास का कवर बहुत पसंद आया उनका। फिर हमारी बातचीत चलती। तो अच्छी बात यह कि बहुत ही सहजता से, और मतलब जो मैंने अपेक्षा की थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे मज़ा आया और उनसे मिलकर। मुझे लगा था कि क्योंकि एज के बाद आप अपने फैंस से दूरी रहना चाहते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज सो प्रेडिक्टेबल। लोग सेम ही चीज़ बोलते हैं, 4 चीज़ 5 चीज़, और आप बतौर राइटर अलग होना चाहते हो, तो और आप खराब बोलते हैं। तो मैं अलग भी नहीं होना चाहता था, और मैं कहना भी चाहता था कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, और मैंने बहुत पढ़ा है आपको। और मुझे याद है मैंने कुछ कहानियां तो उनके कोट से शुरू की है। एक कहानी जो शायद तुम्हारे बारे में कुछ एक बात है जिसमें उनके कोट से शुरू की है। तो बिकॉज एक समय मेरे को रस्किन बॉन्ड और जिम कॉर्बेट का नशा था,
तो मैं हाँ, जिम कॉर्बेट भी आपका बहुत पसंदीदा तो राइटर मैं है। वो दोनों को लगातार पढ़ रहा होता था और मुझे वो बहुत रिलैक्स करते थे। मतलब राइटिंग एक्चुअली मुझे काफ़ी रिलैक्स करती है, तो मैं कुछ भी थोड़ा सा वहाँ में रहता हूँ तो मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, और मुझे खासकर ये दोनों राइटर तो बहुत रिलैक्स करते हैं। और अपने फेवरेट राइटर से मिलना, एक तो रस्किन बॉन्ड, दूसरा मुझे पता है विनोद कुमार शुक्ल से मिले थे, ओहो। विनोद जी से। तो अपने फेवरेट राइटर से मिलना क्या होता है? असल में क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लेखन ही एक ऐसा दम है लेखन में कि आप अपने हदों से कहीं ज्यादा लोगों के करीब चले जाते हैं। जब मैं विनोद कुमार शुक्ल की किताब लेके अपनी गोदी में रख के पढ़ता हूँ तो वो मेरे कान में विस्पर कर रहे होते हैं अपना पूरी कहानी, और आपको लगता है कि आप और विनोद कुमार शुक्ल के बीच बड़ा गहरा संबंध है, और जितना टाइम आपने उस किताब को पढ़ के खत्म किया उतना टाइम आप और वो साथ रह रहे साथ थे, में थे। और बहुत बुरी तरह साथ में थे, मतलब आलिंगन में थे। हाँ। अब उसके बाद जब वो किताब खत्म होती तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये आदमी तो भाई मैं मिला नहीं या मिली नहीं। तो जब मैं विनोद जी से मिला तो शायद मेरे को पता मेरे पैर कांप रहे थे जब मैंने उनको देखा, और वो वही एक लेखक हैं शायद जैसा मैंने सोचा था, उससे भी ज़्यादा सहज, उससे भी ज़्यादा सादगी भरे इंसान, और मतलब बहुत खूबसूरत। मैं उनके पैर में, मैंने बहुत कम लोगों के पैर में टिकते सी गिर जाते हो, विनोद जी के पैर में गिरा, और मैं उनको बस देखता रहा, और मैंने कहा इनको कैसे बोलूँ कि आप तो मेरे साथ रह रहे थे कई महीनों से। तो या विनोद जी बहुत बहुत अद्भुत है। और उसके बाद मिलने का दम नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है मैं एम्बेरस कर दूंगा उनको, क्योंकि आप किसी को कितना बता सकते हो कि आप प्रेम करते हो। और विनोद जी ने थैंक गॉड मैं निर्मल वर्मा से नहीं मिला, शायद मैं उनको तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेम में होंगे। तो ये कई लोग हैं। इसी में एक जो यात्रा तुमने बात की, तो मैंने कुछ 30-35 किताबें पढ़ी थी लॉकडाउन में, बिल्कुल। लगातार। तो उसमें एक किताब पढ़ते पढ़ते मैं एक किताब पे आया जो नाया की किताब थी। नाया एक डेनिश राइटर है, उन्होंने अपने बेटे की डेथ पे एक किताब लिखी थी, कार्ल्स बुक। तो मैंने वो किताब पढ़ी और नाया मेरे सपने में आई, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं उनको देखा भी नहीं है मैंने, वही कैसे सपने में आई। और मैंने एक हल्का हल्का भीनी भीनी देखी, वो सिगरेट पी रही थी और उनके बाल उड़ रहे थे। नहीं कैसे सपने में आ सकते हैं, और फिर मैं लैंड हो गया वहाँ, फिर सपने में आई मेरे वो, और सेम सपना आया। मैंने उनको मेल किया, मैंने कहा कि आप कोपेनहेगन में रहती हैं और मैंने एक किताब लिखना चाहता हूँ असल में आपके ऊपर, लेकिन रेफरेंस कार्ल्स बुक का भी होगा, लेकिन मैं आपसे मुलाकात की एक किताब है। आई वॉन्ट टू चेज माई ड्रीम, एक्चुअल ड्रीम। तो मुझे मैंने आपको सपने में देखा है, मैं वो उस ड्रीम को पकड़ना चाहता हूँ और मैं उस पर किताब लिखना चाहता हूँ। ओ, तो मैंने वहाँ किताब लिखना चालू किया, लैंडोर में। लैंड। उनका जवाब आया नहीं। मैंने कहा अगर ये जवाब नहीं देंगे तो ये किताब तो कभी कंप्लीट नहीं होगी। मैंने फिर किताब लिखता रहा और उनके जवाब का वेट करता रहा, उनका आया नहीं। फिर जब वो किताब खत्म करके मैं देहरादून वापस आया तो उनका जवाब आया। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए, और बड़ा अच्छा लगा, आप भी लेखक हैं और मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगी आपसे। अब यह है कि अब जो किताब है वो वहाँ रुकी हुई है क्योंकि उनका जवाब आ गया है। अरे, अब किताब है जब मैं कोपेनहेगन पहुँचूंगा, और जो होगा वो किताब है, तो वो मुझे पता नहीं क्या होगा। तो अगली यात्रा हमें पता है कि ये आने वाले कभी किसी वक्त में ये यात्रा तो है और ये किताब तो है। किताब, ये किताब है। तो कोपेनहेगन की किताब अबाउट नाया। नाइस। ये सुंदर बात है यार, ये मतलब कि ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, अपने ड्रीम को चेस करना। हाँ। लोग बोलते हैं अपने सपनों के पीछे दौड़ो, पीछे दौड़ो। आप दौड़ गए। हाँ, मेरे को दौड़ना है क्योंकि मैं लिखना चालू कर चुका हूँ। अब यह है कि या तो वो आधी रहेगी, हाँ, या वो पूरी हो जाएगी जब मैं कोपेनहेगन उनके साथ एक कैफे में कॉफी पी के उनके साथ सिगरेट पीते हुए जिस दिन बैठा, वहां से किताब शुरू हो जाएगी आगे। अब वो कभी भी हो। कभी भी हो सकती है। ये सुंदर बात है। हाँ। मतलब हाँ, मुझे याद है कि हमने शायद इसके बारे में हल्का सा कुछ आपने बताया था, इतने डिटेल में शायद नहीं बताया था, लेकिन बहुत सुंदर है ये अपने आप में। हाँ, कि बहुत ये interesting किस तरीके से कोपेनहेगन ट्रैवल आपका है। तो ये नेक्स्ट है ट्रैवल। उत्तराखंड एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है आपके लाइफ में। मतलब मैं बहुत इंटरव्यू जैसा साउंड कर सकता है ये, लेकिन उत्तराखंड की खूबसूरती तो अपनी जगह पे है, लेकिन क्या क्योंकि वहाँ पे रस्किन बॉन्ड भी थे, वहाँ पे निर्मल वर्मा की किताबों में भी हल्का फुल्का जिक्र है बहुत उसका, जिक्र है, हल्का काफी। काफी जिक्र है। जिम कॉर्बेट तो थे ही वहाँ पे। तो क्या उत्तराखंड से एक रिश्ता राइटर्स के कारण भी बना है क्या? महादेव वर्मा भी थी। हाँ। ऐसा है नहीं, हम राइटर्स के कारण नहीं बना।
बट मुझे, चूंकि मैं पहाड़ से हूँ, कश्मीर से हूँ, मुझे कभी समुद्र आकर्षित नहीं किया और मुझे हमेशा पहाड़ आकर्षित किया। मैंने जो मेरा शुरुआत का पहला सोलो ट्रैवल था वो एक्चुअली मैक्लोडगंज था। अच्छा। उसके बाद मैंने एक्चुअली हिमाचल ज़्यादा गया हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने उत्तरांचल जाना चालू किया। चूँकि एक समय जब मैं यात्राएं करता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं यात्रा चुनता नहीं था, यात्राएं मुझे चुनती थी। कि कोई अगर दोस्त है, उसने बोला कि हाँ मेरे यहाँ 1 महीने रह सकते हो, मैं आपको खाना दे दूंगा और रहने की जगह दे दूंगा, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, एज लॉन्ग एज मुझे वहाँ से पहाड़ देखना। तो मैं उसमें, मैं मनाली भी 2.5 महीने रहा हूँ, मैं मंडी भी 1 महीने रहा हूँ, मैं मैक्लोडगंज 1 महीने रहा हूँ। तो पहले तो ये हिमाचल हो गया, फिर उत्तरांचल की मैं 2.5 महीने रहा हूँ, तो कई कई जगह अलग अलग जगह, और खासकर सोना पानी जो कि हमारे आशीष हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे खाना खिलाया है, और मैंने कोशिश की है कि मैं लेखक हूँ और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो करके हाँ, वहाँ पे तो आपने 2 फिल्म बना ली है। 2 फिल्में बनाई 2 हैं। फिल्म बनाई है वहाँ पे। तो क्या है ना कि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। अब चूंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ थोड़ा सा ट्रैवल अपना खुद का, तो फिर मैं अब चुनता हूँ कि मैं एक नया पहाड़ देखूँ, नई जगह जाऊँ, ऐसी जगह रहूँ। अब मैं वो सब करना चाहता हूँ जहाँ जहाँ जो आप ना उस समय सोचते थे कि अरे यार कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ जहाँ लोग कम हो और मैं चुपचाप लिख सकूँ। क्योंकि अब क्या है, अगर आप किसी ने आपको बुलाया है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो वो कई बार होता है कि आप ज़्यादा टाइम दे देते हो, आप असल में जिस लिए आए थे वो हो नहीं पा रहा है काम, पहाड़। तो अब मैं चुन लेता हूँ कि अब मैं अकेला जाऊँगा, अकेला रहूँगा, और मैं सिर्फ वो करूँगा जो मैं करने आया हूँ लिखने, क्योंकि आप अब अफोर्ड कर सकते हो, पहले मैं कर नहीं पाता था। तो मुझे याद है कि आप जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी ना, उसमें आपने बताया था कि आप उस समय भी आपके जेब में पैसे नहीं होते थे और आपने दुनिया ट्रैवल किया है। आपने न्यूयॉर्क तब गए हैं, साउथ अफ्रीका तब गए हैं, जो आपके पास पैसे नहीं थे। कोरिया, कोरिया। मैं न्यूयॉर्क गया हूँ, कोरिया गया था, वो पैसे कभी नहीं थे मेरे पास। लेकिन चूंकि क्या था कि न्यूयॉर्क में मेरे को लिंकन सेंटर ने बुलाया था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने उनको मेल लिखा कि आप बुला तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम मेरे पास पैसे तो हैं, मैं आऊँगा कैसे। तो उन्होंने फिर कहा अरे आप अपनी गवर्नमेंट से बोलो कि लिंकन सेंटर ने बुलाया है। तो वो, मैंने कहा हमारी गवर्नमेंट नाम मुँह लगाती। हाँ, तो इस बात पे कि तुम राइटर हो, तुम जाके वहां पे रहो और इसके पैसे हम दें। नहीं है, लिंकन सेंटर प्रेस्टिजियस है, वो लोग, स्टेट गवर्नमेंट आपको फंड करेगी, लेकिन हमारे नहीं करता बस। नहीं, आपको, आप अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तो नहीं तो आता। नहीं आ पाओ। तो उन्होंने फ्लाइट दी कि ठीक है हम फ्लाइट दे देंगे, आना जाना। मैं नहीं रहेगा कहाँ रहूंगा मैं तो न्यूयॉर्क कैसे रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उस समय अकाउंट में 5,500 रुपए थे। तो मैं कहा कैसे रहूंगा न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रहने की व्यवस्था भी हम हॉस्टल में कर देंगे। फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई अगर 1 महीने रहना है मैं खाऊंगा क्या। मैं कहा सुनिए पर डीएम तो देना पड़ेगा आपको। तो यार, ये फिर कितनी सुंदर नेगोशिएशन है। हाँ, एक राइटर की नेगोशिएशन कि मेरा रहने का, मेरा रोटी का, मेरा ट्रैवल का। तो उनको लगा कि, तो उनका बहलाना बंद हो गया हाय हाय। कि नहीं इसको तो यार मतलब हमने फ्लाइट दे दी, रहना दे दिया, आप खाना भी दें। तो मैंने कहा नहीं पर डीएम तो देना पड़ेगा कि कैसे होगा? 5,000 रुपये कितना चला पाऊंगा वहाँ, जब डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो बताओ। ये तो कुछ $100 भी नहीं हुआ। $100 भी नहीं हुआ। तो मैं, तो फिर अचानक उनका कुछ 10 दिन बाद मेल आया, यू विल गेट $450 पर वीक। ओ, मैंने कहा आई एम कमिंग। और बस फिर मैंने अप्लाई किया और मैं वहाँ पहुँचा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे याद है कि $450 जो है पर वीक काफ़ी होता है। बहुत होता है। तो मैंने क्या किया, फिर वहाँ से सोचा कि भाई इसमें तुम अपना पूरा 1 साल का रेंट दे सकता हूँ ये बम्बई आके। तो फिर मैंने फिर खाना बंद किया वहाँ, और कम खाता था और पूरे डॉलर बचाता था, और पूरे डॉलर लेके आया और पूरा किराया 1.5 साल का एक साथ दिया, और फिर घुमा बम्बई इंडिया। ऐसा है। तो वो, तो अच्छी बात ये हुई कि उसका फायदा भी हुआ, बहुत कि सुंदर आपने फायदा पैसा बचाया और यहाँ के किराया दिया। तो अगर हम बहुत दूर, कितना दूर होता है, किताब के बारे में ना बात करें, और मैं आपसे बस पूछूं, इस सवाल का जवाब पूरे किताब लिखने के बाद मिला क्या? असल में क्या है ना कि मुझे मुझे मैंने बहुत दूर, जितना दूर होता है ये नाम क्यों रखा, हाँ। क्योंकि जब मैं लंदन से पेरिस की ट्रेन में बैठा था, और मैं, एक संबंध भी लंदन में छूटा था मेरा, और मैं बहुत खाली था, और मैंने लैपटॉप खोला ट्रेन में, और ये हमेशा ड्रीम होती है ना कि मैं वो ट्रेन में बैठूं जो लंदन से पेरिस की तरफ जा रही है। एक वो भी था मेरे दिमाग में, एक मैं रोमांटिसाइज भी कर रहा था अपने दिमाग में कि ओह कितना सुंदर बात है, मैं अंत में वो ख्वाब पूरा कर रहा हूँ कि मैं लंदन से पेरिस ट्रेन में जा रहा हूँ, एक लंदन टू पेरिस, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन है वो। तो मैं बैठा और मैंने लैपटॉप खोला, और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सुंदर कंट्री साइड है। और मैंने पहला वाक्य ये लिखा, बहुत दूर, असल में कितना दूर होता है मुझे नहीं पता। और यहाँ से किताब शुरू हुई थी, पहला वाक्य। अच्छा। तो मैं उसकी ऑनेस्टी पे रहा कि जो पहला वाक्य है वही किताब का नाम होना चाहिए, क्योंकि मेरी पहली बार ये यात्रा जब शुरू हुई एक तरीके से,
मैंने पहला वाक्य ये लिखा था, तो मैंने कहा ये गाना होना चाहिए। तो अब उसकी मानी क्या है वो शायद वो पूरी किताब मैंने उसका जवाब नहीं है बिल्कुल भी, बट ये बात हमेशा ही मुझे लगती है कि बहुत दूर कितना दूर होता है ऐसा। जब मैं जब मैं स्कॉटलैंड में था और एक तालाब के किनारे बैठा था और एक स्कॉटिश आदमी मेरे बगल में बैठ के उस तालाब की हिस्ट्री बता रहा था, और मुझे थोड़ी देर बाद लगने लगा वो हिंदी बोल रहा है, और मुझे थोड़ी देर बाद लगने लगा मैं नदी किनारे बैठा हूँ, नर्मदा के किनारे में होशंगाबाद में, और एक मेरा दोस्त है जो हिंदी में मुझे कुछ नर्मदा की बात बता रहा है कि हाँ एक जानवर रहा करता था। तो भाषा बदल जाती है, भाषा का कोई अर्थ नहीं रहता है, भाषा आपकी हो जाती है, लोग आपके हो जाते हैं, हर आदमी आपकी कहानी में आगे पार्टिसिपेट करने लगता है, हर जगह आपकी कहानी के अंदर आपके गांव में चली जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि आप लंदन में हो कि नदी किनारे बैठे हो, आप अपनी माँ के पास हो या आप एक किसी एक बहुत खूबसूरत बड़ी महिला से बात कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। इट्स ह्यूमन माइंड इज अ पजल, पैराडॉक्स। आपको कुछ नहीं पता कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल। तो आप जब ये बोलते हो बहुत दूर कितना दूर होता है, इस सवाल में ही जवाब है जो नहीं है। नहीं है। आप मैं मान रहा हूं कि मैं निहाल को जानता हूं, तुम सलीम क्यों नहीं हो? हाँ, तुम शायद सलीम हो, मुझे नहीं पता। तुम शायद मैं सुनते सुनते लगने लगे मैं सलीम को सुन रहा हूँ, मैं होशंगाबाद में हूँ, अभी हम कचौड़ी खा रहे हैं, हमको नहीं पता क्या। तो आप इट्स ऑल, मुझे लगता है सब मेक बिलीव है हर चीज। मैं अगर लंदन में भी आता हूँ तो शायद मैं नहीं गया हूँ लंदन, मैं चौक तक गया हूँ अपने घर के बस। तो इसलिए मुझे ये नाम अप्रोप्रिएट लगता है कि बहुत दूर कितना दूर है। लंदन में भी आप होशंगाबाद भी देख सकते हैं, कश्मीर भी मतलब देख ये कुछ सकते नहीं हैं। समझ में आता, नहीं ये मतलब अजीब है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और चूंकि मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ तो आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत स्पेस होता है, बहुत दिमाग होता है। एक चीज के बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ, यात्राएं असल में शुरू कैसे हुई? यात्राएं शुरू कैसे होती हैं? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं, मेरी यात्रा शुरू कैसे हुई, जब मुझे हमेशा दिमाग में जैसे सबको भर जाता है ना कि यात्रा करना चाहिए, यात्रा करना, ट्रैवल करना है, बट किसी को पता नहीं है ट्रैवल होता क्या है और करना क्यों है, वो क्यों जाना है। जैसे मैंने मेरे भाई से बोला तू भी यार तू घुमा कर, मेरे भाई ने बोला भाई मुझे यही अच्छा लगता है मेरे को नहीं जाना क्यों, एंड ही इज राइट। तो कुछ यात्रा करना जरूरी है नहीं। तो मेरे दिमाग में एक अपनी जवानी में मैं यात्रा करूँ, मेरे को बहुत डर लगता था, मैं बहुत डरपोक, मैं अभी भी डरपोक हूँ, लेकिन तब मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक था। तो मैंने एक बस बुक की सरकारी, जो पैसे होते नहीं थे, तो मैंने एक सरकारी बस बुक की और दिल्ली से बैठा हिमाचल मैक्लोडगंज गए। बस मैं और ये बात है किस साल की करीब करीब? ये है 2006 की पहली अच्छा। यात्रा मेरी। 2005 सॉरी 2005 मेरी पहली यात्रा, सॉरी 2004 की क्योंकि हाँ 4 यात्रा, 2004 की मेरी पहली यात्रा थी। मैं वहाँ बैठा, मैं पहुँचा, रात भर की यात्रा थी, सुबह सुबह मैक्लोडगंज में 6 बजे बस में उतारा। हाँ, मैंने अपना सामान ऐसे रख के बैठा था क्योंकि मुझे लगा कि चोरी कर लेगा, और मेरे बाल लंबे थे, मैं चोटी बांधता था, हाँ, मैं बैठा था। तो मैं ऐसे उतरा और मैंने पहले चाय की दुकान चलती, मुझे पता नहीं क्या करना, जेब में पैसे भी नहीं है ज़्यादा, और एक 100 रुपये 50 रुपये घर खरीद लेना क्या है। क्रैप एक कमरे। मैं वहाँ गया डरते डरते, चाय मांगी और पहले बैठा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ कि क्या करूँ। मैं सुबह 6 बजे पहुँचा हूँ, सुबह भी प्रॉपर नहीं हुई है, जिससे पूछूंगा वो ठग लेगा, एक ठगे जाने का डर है, ठगे जाने का डर हमें मिडिल बहुत क्लास ज्यादा को। है। बिल्कुल। एक लड़की है, उसने टैग किया, एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो मैंने देखा एक करीब 22 साल की लड़की थी जो ईरानियन थी, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी और हिंदी तो आती ही नहीं थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने बोला कि पीपल माइट लाइक वो ठग लेंगे मुझे, तो अगर आप मुझे एक सस्ता कमरा दिला दे, क्योंकि मैं आप ही की बस में थी। तो मैंने सोचा कहाँ से, नहीं ईरान से हूँ मैं, तो ऐसे सरकारी बस से घूम रही हूँ इंडिया। और मुझे अपने आप पे इतनी लानत आई, मैं एक तो पुरुष होके जो हाँ। मतलब वैसे ही प्रिविलेज है, काफी है ना? प्रिविलेज है हमें। मैं डर रहा हूँ कि मैं अकेला आया हूँ यात्रा करने, पैर कांप रहे हैं मेरे, चाय पी रहा हूँ, ये लड़की ईरान से है, ईरान से। हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती, अकेली सेम बस में आई है, मुझे पता भी नहीं लगा वो बैठी है। और जब नीचे उतरी तो उसके साथ, अब वो मेरे साथ चल रही है, मैंने उसको रूम दिलाया मेरे बगल के रूम में, और उसके अंदर उसको जगह जगह मैक्लोडगंज में देखता रहा कि उसने दोस्त बन गए, उसका ये है। वो कुछ 6 दिन रही और 6 दिन रह के थैंक यू बोल के चली गई मुझे। और यहाँ मैं कांपते हुए 7 बजे रूम से बाहर नहीं निकल रहा हूँ कि रात में क्या करूँगा, किससे बात करूँ। तो मैंने कहा उसके दोस्त, और मुझे यात्रा वहीं समझ में आया कि गुरु ये तो पहले हटाओ, पहले तो विश्वास करो, अंधा विश्वास होना चाहिए सब पे। अगर कोई ठग रहा है तो ठगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यात्रा का एक हिस्सा है, यात्रा का उसमें हिस्सा। कोई बुराई की बात नहीं कि किसी ने ठग लिया, बिल्कुल ठगो। और वो तो मुझे उस लड़की ने मतलब यात्रा करना सिखाया।
मैं 6 दिन उसको अलग अलग जगह देखता रहा, कहीं वो उधर दिख जाए, कहीं ये मस्ती कर रही है दोस्तों के साथ, तो उसको कोई दोस्त मिल जाए, कोई इधर मिल गया, कोई उधर मिल गया, कहीं है। और मैं यहाँ अकेला बैठ के एक पेस्ट्री की दुकान पे कृष्णा नाम का लड़का दोस्त बन गया था, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ, वो दिख रही है मुझे। तो वो असल में, और मैं भी बहुत यंग था, मुझे भी कुछ पता नहीं था कैसे करते हैं, लेकिन उसने ना मेरे कुछ दरवाजे खोल दिए। फिर मैं कहा नहीं, मुझे मुक्त घूमना है, कहीं भी चले जाना, किसी के साथ भी रहना और सब पे ट्रस्ट करना। इसने जीवन बदला, तो वो लड़की ने जीवन बदला मेरा, जिसको मैं कैसे थैंक्स कहूँ मुझे पता नहीं। इस कहानी से मैं काफ़ी कुछ लेता हूँ, और मुझे भी याद है कि जब मैं मतलब शायद 2014 के आसपास मैं जब कंटेम्पलेट कर रहा था कि मुझे बॉम्बे आना है दिल्ली से, तो मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें आपने मुझे बहुत गालियाँ दी थी और बहुत ज़्यादा बोला था कि तू इतना डरपोक है, तू क्या कर रहा है, मतलब तू मतलब क्यों नहीं आ रहा है और ऐसा। तो आप और एक और दोस्त, उन दोनों ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था, और उसके बाद ही मुझे 3 साल लगे आने में। ऐसा नहीं कि मैं आ गया फिर मैं आराम से आया, बट आई रिमेंबर। और मतलब वो कॉन्वर्सेशन मेरे साथ हमेशा है, और यही इससे मिलते जुलती कॉन्वर्सेशन है। इससे मिलती मतलब कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन वो जो इम्प्रेशन रहा ना, इंप्रेशन है। जैसे मुझे कॉन्वर्सेशन नहीं, मुझे विजुअल्स विजुअल्स है। और मेरे लिए विजुअल बहुत ज़्यादा मुझे बदल गए। मैं तो ये बात मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उसने मेरे को बदला है, मेरे को यात्री बनाया है। उस एक छोटी बात नहीं जिसका कुछ मतलब भी नहीं, लेकिन मेरे को यात्री और यात्रा पे बने रहने का एक दरवाज़ा खोला है। फिर उसके बाद आपकी यात्रा, फिर उसके बाद आपकी यात्रा, सबकी अपनी अपनी यात्रा। तो इस यात्रा को, जो भी हम जिस यात्रा पे थे पिछले करीब कुछ मिनटों से, उस यात्रा को एक विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 10 साल में एक बार और दोबारा बातचीत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन मुझे लगातार ना ऐसे मुझे लगता है कि हर कुछ साल में, 5 साल 6 साल में एक हमारी बातचीत होते रहनी चाहिए, बिल्कुल, जब तक हम दोनों हैं। तब तक आप तो रहेंगे जब तक आई एम अराउंड। चलिए, थैंक यू सो मच निहाल। अरे थैंक यू सो मच दादा आपका, वाह, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन का अपना मजा तो है। चलिए वाह, ये ताली भी हो गई। ये ताली भी हो गई, मस्त हो गया। बहुत प्यारा।